असहयोग आंदोलन वापस कब हुआ? 1922। स्वराज्य पार्टी कब बनी? 1923। साइमन कमीशन कब बना? 1927। भारत कब आया? 1928। पूरे भारत में उसका क्या हो गया? विरोध। भारतीयों को कहा गया कि तुम ही कुछ कर लो। भारतीयों ने सहमति के लिए सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया और मोतीलाल नेहरू को जिम्मेदारी दी गई सबको खुश कर सके ऐसा रिपोर्ट लाओ। नेहरू जी ने रिपोर्ट लाई, मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल के पिताजी। उस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। कब आई? 1928। इस रिपोर्ट से जिन्ना नाराज हुआ। कहां की सहमति? और जिन्ना ने दे दिया 14 सूत्रीय फार्मूला। आपने लिखा है? तो जो सन नेहरू रिपोर्ट का है वही सन किसका हो जाएगा? जिन्ना रिपोर्ट। जिन्ना का कितना पॉइंट था? 14 पॉइंट। वो कुछ और बोलते रहेगा। दोनों क्लियर? 1928 में नेहरू रिपोर्ट और 1928 में जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला। नेहरू रिपोर्ट में बहुत सी बातें थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अखरने वाली बात थी नई पीढ़ी को, वो था डोमिनियन स्टेटस, औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग। जो मांग 1906 में दादा भाई लाए थे, स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, आया था ना ये मांग। कब आया था ये मांग? 1906 में। कौन लाए थे? दादा भाई। उसके 10 साल बाद जिस मांग को लेकर बाल गंगाधर तिलक ने पूरे देश में आंदोलन कर दिया, उस आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन। और उसके भी 12 साल बाद अब मोतीलाल नेहरू फिर वही मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? औपनिवेशिक स्वराज्य। हमें पूरी आजादी नहीं चाहिए, हमें आप अपना शासन चलाने दीजिए। तो 6 से तो मांग रहे हैं, और 6 से मांगते मांगते क्या आ गया? 22 साल गुजर गया, असहयोग आंदोलन कर डाले, जलियांवाला बाग हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार देख डाले, अभी भी फिर वही मांग रहे हैं औपनिवेशिक स्वराज्य। मिलने से तो रहा। अब तो हम सुधर जाएं, कोई औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं। अब हमें क्या मांगना चाहिए? पूर्ण स्वराज्य मांगना चाहिए। सच्चाई है कि नहीं है? तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जब बन करके आई तो जिन्ना तो दूसरे कारण से विरोध कर रहे थे, उनको तो मुसलमानों के लिए सुविधाएं चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और अन्य युवाओं ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। ये सब पढ़े हो? नहीं पढ़े हो शायद इस घटनाक्रम को? चलो अभी समझते जाना। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं, क्या मांगना चाहिए? पूर्ण स्वराज्य। क्या मांगना चाहिए? पूर्ण स्वराज्य। मोतीलाल और गांधी जी बोले हम तो औपनिवेशिक ही मांगेंगे। कहां मिलेगा पूर्ण स्वराज्य? नई पीढ़ी के लोग हो, तुम क्या जानोगे? कुछ तो मिला नहीं है। अब पूर्ण स्वराज्य मांग देंगे, औपनिवेशिक तो दे नहीं रहे हैं। पूर्ण स्वराज्य मांगो बोलते हो तो और कुछ नहीं देंगे अंग्रेज। हमको मांगने दो नहीं यार अपने तरीके से, तुम बीच में आ जाते हो नए लोग। ऐसा बहस होने लगा होगा। ठीक, पिताजी कुछ और बोल रहे हैं, बेटा जी कुछ और बोल रहे हैं, गांधी जी तो है ही है फिर महान आदमी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ होगा? फिर अंत में युवा लोग समर्थन में आ गए, बोले सपोर्ट, ठीक है मांग लो भाई, इतने दिन से तो मांग ही रहे हो। लेकिन एक चीज पूछे उन लोग, भाई कोई टाइम लिमिट भी है कि नहीं है? जैसे तुम मेरे पास आए, सर हमको एक पुस्तक चाहिए, आप रखे हो एस के गुप्ता या स्पेक्ट्रम, अच्छा लगता है, हमको दे दो। ठीक है दे दूंगा, दे दूंगा, अभी तो नहीं दे दूंगा। लेकिन फिर आ गया एक दिन बाद, चाहिए सर, हाँ हाँ दे दूंगा। ऐसा करते करते 6 साल तक नहीं दिया। या तो तुमको मांगना बंद कर देना चाहिए, या मुझसे पूछना चाहिए दोगे भी कि नहीं, कि बस दे दूंगा ऐसा बोलते रहो। तो ये तो मांगे जा रहे हैं, कब से मांगे जा रहे हैं? 1906 से आज तक मिला नहीं, फिर मांगने पहुंच रहे हो।
कोई टाइम लिमिट पूछोगे? कब तक दोगे औपनिवेशिक स्वराज्य? और दोगे भी कि नहीं दोगे? सही है कि गलत है? तो युवाओं ने दबाव डाला मोतीलाल और महात्मा गांधी जी पर कि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने की समय सीमा निर्धारित की जाए। ये नहीं कि तुम रिपोर्ट लेके चल दिए अंग्रेजों के पास और रख दिए, हाँ ठीक ठीक लाओ लाओ बढ़िया रिपोर्ट है। यदि 1 साल में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो फिर कांग्रेस अपना लक्ष्य बदल देगी। अब कांग्रेस अपना लक्ष्य रख देगी पूर्ण स्वराज। ये थीम का अंतर समझ में आया। अब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन दूसरे फेज में एंट्री करने वाला है। कहां से एंट्री करता है वो? नेहरू रिपोर्ट से। नेहरू रिपोर्ट में मांगा क्या गया था? औपनिवेशिक स्वराज्य। लेकिन उसकी क्या निर्धारित कर दी गई? सर आज की स्टोरी बहुत मजा आ रहा है। ठीक है शकुंतला, इसको याद कर, शकुंतला का कमेंट है, इसको याद करने का क्या करो, प्रयास करो। कई लोग इस लेक्चर में लिखते भी हैं, पिक्चर देख रहे हैं ऐसा लग रहा था सर, ऐसा भी लिखते रहते हैं हर पेज में। अभी एक कमेंट आई गया, ध्यान से सुनते जाओ इसको। नेहरू रिपोर्ट को मांगने की क्या कर दी गई? समय सीमा। भाई 1 साल में दे दो औपनिवेशिक स्वराज। नहीं दोगे तो हम मांगेंगे भी नहीं। हम तो अब क्या मांगेंगे? पूर्ण स्वराज। अंग्रेजों को लगा जो मांगना है मांगो, जो करना है करो, 1 साल के लिए तुम अब चुप रहोगे, खुद ही बोल रहे हो, लाओ रिपोर्ट को तुम्हारे। और नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने देखा, समझा, सुना, क्या किया वही जाने। 1 साल क्या हो गया? गुजर गया। 28 में नेहरू रिपोर्ट आया, तुम लोग सही बोल रहे थे है ना? और 1 साल गुजर गया। अब कौन सा सन आ गया भाई? 1929। अब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होगा। कहां होगा कांग्रेस का विशेष अधिवेशन? लाहौर। ठीक लिखे हो कि नहीं? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1929 कहां होगा? लाहौर। और कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित कर देगी पूर्ण स्वराज। यही तो है कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं। 1929 कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? लाहौर। कांग्रेस ने अपना लक्ष्य क्या घोषित किया? पूर्ण स्वराज। कर लो, घोषित करने में क्या होता है? बोले गौरव अंग्रेज करते रहो, तुम तो कर ही रहे हो 1885 से, करो करो करो, अच्छा है, कर लिए। अब दिखाना पड़ेगा, कुछ कहे हैं तो सर हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक जाओ, तो फिर करके दिखाना पड़ेगा ना। तो लक्ष्य घोषित कर दिए, अब दिखाएं कैसे? तो बोले आजादी का झंडा फहरा देते हैं। 31 दिसंबर लिखे हो, इसीलिए सब याद हो जाएगा, बोल रहा हूं सब चीज का सीक्वेंस है। हमने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया, हमारा लक्ष्य है आजादी, लेके रहेंगे आजादी। जो जेएनयू वाले नहीं है, ओरिजिनल आजादी वाले हैं। हमने अपना लक्ष्य क्या घोषित कर दिया? आजादी। कैसे करके दिखाएं हमारा लक्ष्य आजादी से? हम आधा रात 31 दिसंबर 1929 रात के 12 बजे लाहौर में रावी की तट पर हम आजादी का झंडा फहरा दिए। हम आजाद हो गए। जवाहरलाल नेहरू झंडा फहरा दिए। अंग्रेज बोले फहरा लो, तक हम फहरा लो। अब बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिए थे वो। ये भी एक पॉलिसी थी। आदमी ज्यादा हल्ला करता है, उसका दमन करोगे और हल्ला करता है। और जानते हो कि घर में लड़का जब ज्यादा बिठवाता है, छोड़ना यार होला, जिन करत करन दे, ऐसा टाइप। जो करना है करो, बोले आजादी का झंडा फहरा ले, फहरा लो। बोले तुम्हारे झंडा फहराने से तुम आजाद हो गए क्या? नहीं हुए, अब क्या करें? तो फिर बोले नहीं, एक और काम कर देते हैं। अगले साल नया साल आ गया, 26 जनवरी, इसीलिए इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बोले मना लो अपने घर में बैठे बैठे, हम जाने वाले थोड़ी हैं तुम्हारे स्वतंत्रता दिवस मनाने से। कहानी क्लियर होते जा रही है। युवाओं ने किया 31 दिसंबर की रात में 31st पार्टी, क्या कर दिए? आजादी का झंडा। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया तो 26 जनवरी को क्या मना दिए? स्वतंत्रता दिवस। अंग्रेज बोले मनाओ, हम नहीं जा रहे हैं, तुमको जो जो करना है करो। अब उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी का दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो अब क्या करें वो?
तो बोले हमारे से ज्यादा बड़ा हुल्लड़बाज कौन है देश में? महात्मा गांधी। 22 साल तक कुछ न कुछ कहाँ कर रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ भी बीच में कुछ कर ही रहे थे असहयोग आंदोलन, नाराज होकर बैठ गए चुपचाप। चलो उनके पास जाते हैं, आप ही कुछ बताओ, हमारे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम सोचे भी हैं कुछ कुछ करेंगे। तो फिर अब बोले ठीक, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व मैं संभालता हूं, बोले महात्मा गांधी। जैसे असहयोग का आपने शाब्दिक अर्थ दिमाग में बैठाला, नॉन कोऑपरेशन, वैसी सविनय अवज्ञा का शाब्दिक अर्थ समझिए, स और विनय, विनय के साथ। अवज्ञा मतलब किसी की आज्ञा को नहीं मानना, अनुपालन करना यानी मानना, और अवज्ञा करना यानी नहीं मानना। गांधी ने कहा हम आजाद हो गए हैं, तुम लोग बोल रहे हो तो आजाद हैं, तो आजाद हमको अपने आप को साबित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और दिखाने का तरीका क्या है कि मैं आपसे आजाद हूं? इसको दिखाने का तरीका क्या है? मैं आपकी किसी भी बात को नहीं मानूंगा, आप मुझको जो बोलोगे मैं उसका उल्टा करूंगा, आप जो कानून बनाओगे मैं उस कानून को तोड़ दूंगा। लेकिन ये तरीका मेरा तरीका रहेगा। मेरा तरीका कैसा है? गांधीवादी तरीका है। हम कानून को तोड़ेंगे, लेकिन कैसे तोड़ेंगे? विनय पूर्वक, सविनय। पढ़ के आना है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएंगे सर पढ़ के। सविनय अवज्ञा। बहुत मारूंगा, मार लेना सर, ठीक है, एक गाल में मारूंगा, दूसरे गाल पे भी मार लेना सर। नोट्स बना के लाना है, तुमको वीडियो देख के आना है? नहीं देखेंगे सर, हम पिक्चर देख के आएंगे सर। क्यों? हम आजाद हो गए हैं सर। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। समझ में आया नहीं आया? तो इसका तीसरा कड़ी है, गांधी साबित करना चाह रहे थे कि हम क्या हो गए हैं? आजाद हो गए हैं। हम तुम्हारे बनाए कानून को तोड़ेंगे, मानेंगे भी नहीं, तोड़ेंगे। कोचिंग आना है 8 बजे, हम आएंगे रात के 8 बजे। आपके बनाए कानून को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। उनके द्वारा बहुत सारा कानून बनाया गया था, सारा कानून तो वही बना रहे थे। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ है इसी समय। आपको ये कहानी भी तो पूरी जुड़ती नजर आ रही होगी। जिनको थोड़ा भी टेंशन होगा नए बैच के लोगों को, इंडियन हिस्ट्री से किसके हिस्ट्री को जोड़ना रहता है? छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री को। फटाफट होते जाता है। तुमको अभी तक हम वार्म अप करके यहां तक लाए हैं, आपकी क्लास मेगा क्लास के लायक बनी है। तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारा धैर्य इस ऊंचाई पर पहुंचा है कि तुम इस पूरे क्लास को क्या कर पा रहे हो? ग्रास्प कर पा रहे हो। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ता है? पहले रवा करना पड़ता है। अभी इतने दिन तक कोचिंग तुम्हारी सेवा करके तुमको इस एक्सट्रीम पोजीशन पे लाई है। अब यहां से गाड़ी रुकने वाली नहीं है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी इसी फ्लो में चलते रहती है क्लासेस, और फिर हो ही जाता है कोर्स, बस दोहराते जाना घर में। तो गांधी जी को अब साबित करना था कि हम अंग्रेजों के कानून को तोड़ेंगे, हम उनसे आजाद हैं। सैकड़ों कानून थे भारत में, गांधी जी ने एक छोटे से कानून का चयन किया। कौन से कानून का? नमक कानून का। उस समय नमक पर टैक्स लगता था। नमक वैसे बिकने की चीज है नहीं, बनाने की चीज है नहीं, और नेचुरल समुद्र के पानी से मिलती है। यानी जो समुद्र के इलाके में रह रहा है, समुद्र के पानी को निकाल बस ले, एक लोटा ले ले, एक टब ले ले, हाथ में रख ले, तो थोड़ी देर में पानी उड़ जाता है। हाथ में क्या रह जाता है? नमक। तुम उसका उपयोग कर सकते हो साफ करके, फिल्टर करके। नमक, हवा, पानी, ये बिकने वाली चीजें नहीं है। भले आज की डेट में तीनों बिक रहा है। हवा का ऑक्सीजन सिलेंडर बिकने लगता है, पानी तो बोतल में बिक ही रहा है, नमक तो टाटा का खा ही रहे हो। लेकिन ये सब नेचुरल चीजें हैं जनरली माना जाए तो। गांधी जी ने कहा अंग्रेजों की सरकार नमक पर टैक्स लगाती है, हमें नमक बनाने से रोकती है, मैं नमक बनाऊंगा, अंग्रेजों के कानून को क्या करूंगा? तोड़ूंगा। अंग्रेज बोले जाओ बना लो। सबको ध्यान नहीं दे रहे थे। लेख भी छपा, एक भी गप नहीं बता रहा हूं। एक इंग्लिश पत्रिका में लेख छपा, गांधी जी जब तक चाहें समुद्र के पानी को केटली में उबाल सकते हैं, यदि ऐसा करने से उनको लगता है कि भारत देश आजाद हो जाएगा। एक दिन मत बनाएं, रोज बनाएं। केटली समझते हैं ना, जिसमें पानी गर्म करते हैं, केटली ले लें, रोज नमक बनाएं उबाल उबाल के। हम यहां से जाने वाले नहीं है। गांधी जी को भी टेंशन में ला दिए। तुमको भी जो करना है कर लो। गांधी जी फिर दिमाग लगाए, बोले मैं नमक बाद में बनाऊंगा, मैं माहौल पहले बनाऊंगा, ठीक है। और गांधी जी माहौल बनाने के लिए निकल गए। क्या करने के लिए निकल गए गांधी जी? माहौल बनाने का मतलब दांडी मार्च।
यानी चुपचाप जाके नमक कानून को तोड़ देते तो अंग्रेज तो ध्यान देना छोड़ दिए थे। उन्होंने पहले क्या करना शुरू किया, इस बात को हाईलाइट करना शुरू किया। ऐसा कुछ क्या कर दो, प्रचार प्रसार कर दो कि लोगों को लगे बहुत बड़ी घटना होने वाली है, अंग्रेजों को लगे कि पूरे भारतीय मिलके एक साथ हमारा अपमान करने चल पड़े हैं। तो इस घटनाक्रम का नाम था दांडी मार्च। अब इसकी तारीख भी याद हो जाएगी, दांडी मार्च 12 मार्च। 1-2 आदमियों के साथ नहीं, 78 आदमियों के साथ। 12 यानी 1-2, दांडी मार्च 12 मार्च। कितने लोगों को लेके गए? 78। कांग्रेस जिस दिन बनी थी उस दिन आदमी थे 72, अभी बढ़ के हो गए थे 78। वाह, ठीक तो है। कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस के सदस्य थे 72, दांडी मार्च में गांधी के साथ निकले थे 72। 72 लोगों के जाने से कोई भी बहुत बड़ी घटना नहीं होती। अब एक्टिव हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो क्या किए? नहीं, अभी कराची अधिवेशन बाद में होगा, अभी तो दांडी मार्च शुरू हुआ है। यहाँ पे हुई वो गांधी की बात को हर किसी ने माना ना, मेन दिक्कत तो यही हो जाती थी। पटेल स्वयं गांधी के क्या थे? अनुयायी थे। गांधी जी दांडी मार्च पे 78 लोगों को लेकर निकल गए। सरदार पटेल को समझ में आ रहा है 78 लोगों से कुछ होने वाला नहीं है, तो गांधी जी पैदल चल पड़े हैं। तो जिस गांव में गांधी जी पहुंचने वाले रहते थे, उस गांव में गांधी से पहले कौन पहुंच जाते थे? सरदार पटेल। और गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करते थे और गांव के लोगों को समझाते थे, महात्मा गांधी नमक बनाने वाले हैं, उससे देश आजाद हो जाएगा। गांव वालों को लगता कुछ जादू वादू दिखाने वाले हैं महात्मा गांधी। तो पूरे गांव के लोग एक साथ इनके साथ चले जाने लगे, चलो चलो तुम लोग भी चलो, जैसे ही नमक बनेगा देश आजाद होने वाला है। तो महात्मा गांधी जिस जिस गांव से निकलने लगे, उस गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ साथ जाने लगे। यानी बात चली थी 78 लोगों के साथ, और वो बात चलते चलते सैकड़ों और हजारों की भीड़ में बदलती गई। इसकी डेली रिपोर्टिंग होना शुरू हो गई। वेब मिलर नाम का एक पत्रकार अपॉइंटमेंट हुआ, उसका नाम भी परीक्षा में आ चुका है। वो डे बाय डे की रिपोर्टिंग करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और डे बाय डे ये इंडियन न्यूज़पेपर में भी छपता था, और डे बाय डे इसका कवरेज लंदन के भी समाचार पत्रों तक पहुंचने लगा कि भारत में बहुत बड़ी घटना हो रही है, दांडी मार्च। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस घटना की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च और नेपोलियन के पेरिस मार्च से कर डाली कि गांधी जी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। और जो ब्रिटेन की सरकार लगातार भारतीयों की उपेक्षा कर रही थी, अब उस ब्रिटेन की सरकार के मन में ये बात बहुत अच्छे से बैठ गई कि नहीं, अब मुझे इस आंदोलन को रोकना है, ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया है। 1-2 आदमी नहीं, हजारों आदमी जुड़ रहे हैं। तो गांधी जी ने जैसे ही नमक कानून तोड़ा, 12 मार्च को यात्रा किए, 5 अप्रैल को पहुंचे थे वो, उस डेट को भले भूल जाओ। 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। पूरे देश में सविनय आंदोलन शुरू हो गया और अंग्रेजों ने भी दमन करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। और आंदोलन तभी सक्सेसफुल होता है जब क्रिया प्रतिक्रिया चलती है। तुम जिसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, उसको भी तो तुम्हारे आंदोलन के प्रति अवेयर रहना चाहिए। तो जगह जगह क्रिया प्रतिक्रिया होने लगी और गांधी ने सारी बातों को लोगों को समझाया, कांग्रेस ने समझाया कि जो कुछ हो सकता है सब करो, जहां अंग्रेजों का कानून जिस प्रकार से तोड़ते बने वैसे तोड़ो। जैसे छत्तीसगढ़ में समुद्र नहीं था, यहां नमक कैसे बनाते, तो यहां नमक कानून को तोड़ा था। पहले नमक, रुको ना भाई, पहले नमक कानून ही तोड़ा गया था, नमक बना करके ही तोड़ा गया था। पहले नमक कानून को तोड़ने का काम किया यहां पंडित रविशंकर शुक्ल ने। उन्होंने वैज्ञानिक की तरह काम किया। एक परखनली में NaOH सोडा वाटर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरी परखनली में HCl लिया। अरे केमिस्ट्री पढ़े हो कि नहीं? तो रविशंकर शुक्ल जी बन गए वैज्ञानिक छत्तीसगढ़ के, ठीक। एक परखनली में क्या ले लिए? NaOH, दूसरे परखनली में क्या लिए? HCl, और बीच में एक बीकर रख लिए, दोनों परखनली के केमिकल को उसमें मिला दिए। तो NaOH और HCl में क्रिया हो गई और क्या बन गया? NaCl। और बताए अंग्रेजों को कि मैंने देखो नमक बना दिया। अंग्रेज लोग उनको जेल में बंद कर दिए, बोले बाकी प्रैक्टिकल जेल में करना। बहुत हो गया ऐसे कर।
तो छत्तीसगढ़ में कौन नेतृत्व कर रहे हैं? रविशंकर शुक्ल। ठीक, साथ ही छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ। ठीक है, यहां जंगल का कानून नहीं, यानी जंगल कानून था, वनोपज का उपयोग नहीं कर सकते, अभी भी है बहुत सारा, सीमित उपयोग होना चाहिए। जंगल में आप एक सीमित क्षेत्र के तक जा सकते हैं, एकदम अंदर नहीं जा सकते। तो जगह जगह यहाँ जंगल कानून तोड़ा गया। 5 बड़े लीडर आए छत्तीसगढ़ में, जिन्हें अवज्ञा के 5 पांडव कहा गया। ठाकुर प्यारेलाल वगैरह सबका नाम याद करना रहता है, एक साथ में अति हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है आंदोलन, गांधी जी कर ही रहे हैं। दक्षिण भारत में भी चला गया, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा कर दी सी राजगोपालाचारी ने। गुजरात में सरोजनी नायडू ने धरसाना में नमक सत्याग्रह किया, और महिलाओं को भी बहुत ज्यादा मारा गया, पीटा गया, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो ये आंदोलन फिर से पूरे भारत में एकदम व्यापक रूप से चलने लगा। जितना व्यापक कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, उससे कहीं ज्यादा। ये 1930 की घटना है। और इस बीच शुरू हो गया इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सन एकदम लाइन से चलने लगा। 27 साइमन कमीशन, 28 साइमन कमीशन का भारत आगमन, 28 नेहरू रिपोर्ट, 29 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य, आजादी का झंडा, 26 जनवरी 1930 पहला स्वतंत्रता दिवस, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 12 मार्च 1930, नमक कानून तोड़ा गया 6 अप्रैल 1930। छत्तीसगढ़ में, दक्षिण भारत में, गुजरात में, नागालैंड में, हर तरफ क्या चलने लगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन 1930-31, नवंबर दिसंबर जनवरी ऐसा कुछ है, 30-31। पहला गोलमेज सम्मेलन कहां शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। कहां शुरू हुआ? लंदन। गांधी जी इसमें भाग नहीं लिए, कांग्रेस इसमें भाग नहीं ली। तो भारत की समस्याओं को सुलझाने के लिए हो रहा था लंदन में गोलमेज सम्मेलन, और कई पार्टियों के लोग गए थे। इस पे नोट्स जरूर बनाइएगा। गोलमेज पे अपन जब इंप्रूवमेंट करेंगे, समय बचेगा मैं करा दूंगा, नहीं तो आप करिएगा ही। गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया। गांधी और कांग्रेस ने भाग लेने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड की सरकार को या भारत के वायसराय को अब ऐसा लगा कि गांधी को और कांग्रेस को अपने विश्वास में लाना चाहिए। गोलमेज सम्मेलन 3 बार होना था। पहले में यदि ये नहीं गए तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इनको हम भाग लेने के लिए क्या करें? प्रेरित करें। इसलिए होता है गांधी इरविन समझौता। सन याद रहेगा, गांधी इरविन समझौते की सन क्या है? 5 मार्च 1931। अब इसमें दोनों पक्षों की जीत है, दोनों पक्षों की हार है। भारतीयों की क्या जीत है? मतलब एकदम से हर चीज की आलोचना से पहले मूल्यांकन करना चाहिए। परीक्षा में आप उत्तर लिखेंगे तो मूल्यांकन कहलाता है वो, यानी अच्छाई बुराई दोनों चीजें दिखती हैं। इसमें भारतीयों के पक्ष में ये बात थी कि अंग्रेजों का वायसराय सबसे बड़ा महात्मा गांधी से समझौता कर रहा है, कांग्रेस और उसके एक व्यक्ति से। गांधी तो कांग्रेस के भी विशेष एक्टिव मेंबर थे नहीं, अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व थे। तो एक तरफ वायसराय, दूसरी तरफ महात्मा गांधी, दोनों बराबरी के लेवल पे बात किए। तो ये हमारी एक जीत है कि हमें वेटेज मिल रहा है। दूसरा, नमक बनाने की परमिशन दे दिए थे। जिन लोगों को जेल में बंद किया गया था उनको बाहर निकालने की परमिशन दे दिए थे। जिन लोगों की संपत्ति क्या कर ली गई थी? लूट ली गई थी। उन लोगों की संपत्ति मतलब जब्त कर ली गई थी, उनकी संपत्ति वापस कर दी गई थी। ऐसी बहुत सी बातों को मान लिया था। किसने? इरविन ने। तो ये राजनीतिक विजय जैसा प्रश्न है। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना स्वीकार कर लिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके वो और क्या चीज स्वीकार कर चुके थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। तो हमारे लिए भी प्लस पॉइंट है। वो हमसे समझौता कर रहे हैं, उनके लिए भी प्लस पॉइंट है। हम कौन से आंदोलन को बंद कर रहे हैं?
हम कौन से आंदोलन को बंद कर रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और हम आंदोलन करने के बदले क्या करने जा रहे हैं? अंग्रेजों से मिलने। तो यहां पर आपको 3 गोलमेज सम्मेलन को एक के बाद एक याद रखना है। कौन सा 3 गोलमेज सम्मेलन? प्रथम गोलमेज। गोलमेज इंग्लिश में क्या कहलाएगा? राउंड टेबल। एक गोल टेबल के चारों ओर सम्मेलन, उसी को क्या बोलेंगे? गोलमेज। लंदन में हुआ। उसके तुरंत बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी कहां हुआ? लंदन में हुआ। और उसके बाद फिर एक और सम्मेलन होगा तृतीय, ये भी कहां होगा? लंदन में होगा। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से जो महात्मा गांधी हैं और जो कांग्रेस वाले हैं, उन लोगों ने एथराइज्ड रूप से कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। भूलोगे थोड़ी? महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया? सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जेल कहां जाने वाले हैं? लंदन। यहां एक बहुत दुखद घटनाक्रम हुई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। गांधी जी से देश की जनता बेहद नाराज हुई। गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की रिहाई के लिए वायसराय पर कोई दबाव नहीं डाला। उनके अनुसार वो राजनीतिक रूप से हिंसा में भाग लिए थे, इसलिए गांधी उनके सपोर्ट में नहीं बोल रहे थे। उम्मीद थी देश की जनता को, और देश की जनता जीतेगी। आजाद हिंद फौज के समय देश की जनता लाल किले को जाकर के घेर देगी। अभी देश की जनता को अपने नेताओं से उम्मीद थी, और जब नेताओं से उम्मीद टूटती है तो पब्लिक खुद सड़क पे आती है, स्वस्फूर्त जिसको बोलते हैं। अभी उम्मीद थी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की रिहाई पर कुछ बातें होंगी, नहीं हुई। एक तरफ गांधी इरविन समझौता हुआ, दूसरी तरफ 23 मार्च 1931 को देश के 3 युवक फांसी पर अपनी बलिदान दे दिए। कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 23 मार्च 1931। और इधर महात्मा गांधी चले गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन। थोड़ा भी मन में डाउट है तो बोलो, पूरी स्टोरी क्लियर है। गांधी कहां चले गए? लंदन। कौन सा सम्मेलन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारत का वाइसराय अब बदल गया। अभी तक कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन तक कौन था? इरविन। गांधी इरविन समझौता करने वाला भी कौन है? इरविन। इरविन के बदले दूसरा वायसराय बना भारत का वेलिंगटन। कौन बना? वेलिंगटन। बना नहीं, बनाया गया था, मतलब स्पेशली बनाया गया था उसको। कुछ लोग बेहद नाराज थे इरविन से, हर बात से, हर विचार के अगेंस्ट में चलता है ना। कुछ लोग गांधी को पसंद करेंगे, कुछ लोग गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग इरविन को पसंद करेंगे, कुछ लोग को लगेगा इरविन बेकार है, कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से प्रसन्न हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि कमला हैरिस को बनना था। क्लियर है कि नहीं? तो गांधी इरविन समझौते से कुछ लोग प्रसन्न थे, लेकिन बड़ा वर्ग नाराज था। नाराज का मतलब समझ रहे हो? उनको लगता था इरविन ने गलत किया। यहां भारत वालों को क्या लग रहा था? गांधी ने गलत किया, कोई समझौता नहीं करना था। तुम्हारे कहने पे देश की जनता क्या कर रही थी? फिर से एक बार सड़कों पे थी, तुम बैठ के समझौता कर लिए। हमसे पूछे थे क्या? हमारे आंदोलन को फिर रोक दिए। अच्छा चलो समझौता कर लिए, वहां तक भी ठीक। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के संदर्भ में एक शब्द नहीं बोले, ये कैसी बात है? तो भारत में नाराजगी। इंग्लैंड में क्या नाराजगी थी? बोले कहां इरविन? जान नहीं रहे कि खुद को इरविन कौन है। कौन है इरविन? एक ऐसे साम्राज्य का प्रतिनिधि है जिसका सूरज नहीं डूबता था उस समय तक। सूरज नहीं डूबता था, समझते हो ना? 2 ग्लोब हैं, जानते हो ना दुनिया का नक्शा? एक तरफ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा है, एक तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है। इंग्लैंड का साम्राज्य दोनों तरफ फैला हुआ था। एक तरफ यदि सूरज डूब रहा है तो दूसरे तरफ सूरज उग रहा है। इसीलिए कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता कर। हम तो प्रकृति के नियम को बदल दिए हैं। इतने महान राज्य के हम निर्माता हैं। ऐसे महान राज्य का वायसराय एक छोटे से आदमी से लंगोटी पहन के जो घूमता है उससे समझौता कर लिया। गांधी को चर्चिल, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, अधनंगा फकीर बोलेंगे। कुछ लोग सम्मान में बोलेंगे, कुछ लोग अपमान में बोलेंगे।
तो क्या जरूरत थी इरविन को बोले? गांधी को आमने सामने बैठा के बुला रहे है कौन गांधी? नहीं बोलेंगे इंग्लैंड वाले ऐसा। तो इरविन से बहुत नाराज हो गए, बहुत ज्यादा इरविन की आलोचना हुई, वापस बुलाओ इरविन को बोले। जैसे इल्बर्टविल विवाद वाला बात था, इरविन को वापस बुला लिया गया। वो फिर कहां पहुंच गया? वायसराय की पोस्ट से हट गया, इंग्लैंड चल दिया। उसकी जगह खोज के एक आदमी निकाले, डोनाल्ड ट्रंप टाइप बदमाश को, वेलिंगटन। बोले तुम जाओ निपटाओ बोले भारत वालों को। समझौता कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। गांधी है लंदन में, वेलिंगटन आ गया है इंडिया। एक जहाज जा रहा है, एक जहाज, गांधी वहां जाके क्या कर रहे हैं? सम्मेलन। और यहां वेलिंगटन कर रहा है दमन। कौन कौन भाग लिए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में? पता करो, ये था, चलो जेल में बंद करो, इनकी पूरी संपत्ति जब्त करो, इनके ऊपर मुकदमा चलाओ, बार बार इनको कोर्ट के चक्कर लगवाओ। बहुत आंदोलन कर रहे थे, इरविन इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्लियर है? लंदन में चल रहा है गोलमेज सम्मेलन और भारत में हो रहा है वेलिंगटन का क्रूर दमन का कार्य। गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया। जानबूझकर सम्मेलन में ऐसे ऐसे लोगों को अंग्रेजों के द्वारा बुलाया जाता था जो अपने अपने मत, संप्रदाय, धर्म, कौम की बात ज्यादा करना पसंद करते थे। हिंदू हितों की बात करने वालों को बुलाया जाता था, दलित हितों की बात करने वालों को बुलाया जाता था, मुस्लिम हितों की बात करने वालों को बुलाया जाता था। सभी हितों की बात होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे पहले किसकी बात होनी चाहिए? राष्ट्रहित की बात होनी चाहिए। राष्ट्रहित की बात इंग्लैंड में बुलंदी से नहीं उठाई जा सकी और गोलमेज सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया गया। और उसका पूरा दोष किनके ऊपर डाला गया? भारतीयों पर ही डाला गया। और गांधी वापस आ गए। यहां आकर के गांधी ने देखा वहां भी काम बिगड़ गया। एक तरफ मैं सम्मान से समझौता करके गया, वहां सम्मेलन में कुछ नहीं मिला। यहां आके देख रहे हैं तो देश की स्थिति बदली हुई है। बहुत सारे कांग्रेसी नेता कहां हो गए हैं? जेल में बंद हैं। गांधी को गुस्सा आ गया, कभी कभी आता था। गांधी ने कहा मैं फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू कर दिया। वेलिंगटन काफी एग्रेसिव था, आंदोलन इस बार शुरू हो उससे पहले गांधी को उठा के जेल में बंद कर दिया। बोले बाकी आंदोलन अब जेल से कर लेना बाबा जी, ठीक है, बहुत हो गया। बोले अब गांधी चले गए पूना की यरवदा जेल में। बिल्कुल क्लियर यहां तक की पिक्चर। गांधी कहां बंद हैं? पूना की यरवदा जेल। अब अंग्रेजों ने कहा कि भारत को हम एक बार तो तबाह कर रहे थे मुस्लिमों को आगे लाकर, अब सारे लोगों को एक साथ आगे लाते हैं। बहुत ज्यादा भारत में क्या फैला देते हैं, जैसे अभी बार बार बोला जा रहा है जाति धर्म संप्रदाय के आधार पे बहुत ज्यादा मत बटो। अंग्रेजों ने ट्राई कर लिया, भारत में और ज्यादा हमको क्या कर देना चाहिए? विभेद को बढ़ा देना चाहिए। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा कर दी, नेट बंद हो गया, ठीक बेटा, ऑनलाइन वालों को रिकॉर्डिंग करके भेज देना। ऊपर में क्लास जा रही ना, क्लास को रोकेंगे नहीं हम लोग आज। हाँ 2 मिनट में तुम अपने तरीके से चालू करने का प्रयास करो। देखो अब सम्मेलन के असफलता के बाद तीनों सम्मेलन हो गए एक के बाद एक। पहले में भाग नहीं लिए, दूसरे में लिए, तीसरे में भाग फिर नहीं लिए। इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा कर दी सांप्रदायिक निर्वाचन, कम्युनल अवार्ड की। 9 में मुसलमानों को दिया गया, 19 में उसका और विस्तार किया गया और मैकडोनाल्ड अवार्ड में हरिजनों को हिंदुओं से अलग माना गया। ये मेन बदमाशी थी इस समय की। फिर इसीलिए गांधी अम्बेडकर समझौता हुआ। गांधी पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिए। क्या दिक्कत थी इसमें? अभी भी देखिए एसटी एससी के लिए देश में आरक्षण है, लेकिन आरक्षण का सिस्टम क्या है? यदि एसटी विधायक है तो उसको वोट केवल एसटी नहीं देता, सब देते हैं। क्या एससी विधायक बन रहा है तो उसको वोट केवल एससी नहीं देगा, सब देंगे। तो भले वो एक जाति से आ रहा है लेकिन विधायक किसका कहला रहा है? सबका कहला रहा है। तो भी देश में कई प्रकार का तनाव है अभी। पर यदि हर विधायक अपनी अपनी जाति से बनता तो फिर तो अपने जाति वालों का ही क्या कहलाने लगता, विधायक या सांसद। तो कुछ इसी तरह का प्रावधान था मैकडोनाल्ड अवार्ड में। आपको मैं हिंट दे दिया। इसलिए गांधी ने इसके खिलाफ
आमरण अनशन किया, फिर गांधी अंबेडकर समझौता हुआ और वहां से आरक्षण की क्या होती है, शुरुआत होती है। हाँ, रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, कोई आगे नहीं बढ़ाऊं अभी मैं। तो मैकडोनल्ड अवार्ड में सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया, हरिजनों को पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया। उसी को करेक्ट करने के लिए गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट, गांधी अंबेडकर समझौता या पूना पैक्ट। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑलरेडी क्या हो रहा था, शांत पड़ गया था। ये आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। महात्मा गांधी अपना पूरा ध्यान दलित उद्धार पर लगाएंगे, देश से अनटचेबिलिटी हटाने का प्रयास करने लगेंगे और 1933 में छत्तीसगढ़ भी आएंगे, पूरे देश का दौरा करते रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। ऐसा करते करते घटनाक्रम 1939 तक पहुंच जाएगा। आधा घंटा और लगेगा, आपको एक पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी, फिर इसको एड ऑन तो हम कर ही सकते हैं। 1939 में शुरू हो जाएगा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, यानी अब की सारी घटनाएं सेकंड वर्ल्ड वॉर के फ्लो में चलेगा। यहीं से आजाद हिंद फौज की भूमिका बनेगी, यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका बनेगी। ठीक, इसके पहले 1935 का सन लिखिएगा। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता मिलेगी। 1935 में एक एक्ट आएगा जो प्रांतीय स्वायत्तता लाएगा। क्या मतलब है प्रांतीय स्वायत्तता का? प्रांत में चुनाव होगा, पहली बार ओपन चुनाव, और प्रांतों में बनेंगे प्रधानमंत्री। आज मुख्यमंत्री कहलाते हैं। बहुत अच्छी बात थी ये। 35 और फिर क्या लिखाया हूं, 39 से 45। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्लियर है ना? अब एकदम कंसंट्रेट हो जाओ 15 मिनट बस के लिए मेरे साथ। 35 में एक अच्छा अधिनियम आया इलेक्शन के लिए। कहा गया कि भारत में जितने भी प्रांत हैं वहां चुनाव करा दो, जनता एक एक मुख्यमंत्री चुन लेगी। मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री। ये भारतीयों को पहली बार विधिवत सम्मान मिल रहा था। भाई यदि वो प्रधानमंत्री बनते अपने अपने प्रदेश के, तो पुलिस वाले उनको नमस्ते करते, कांग्रेस वालों को या भारतीय लोगों को करते कि नहीं करते? उनका जो डंडा मारते दौड़ा रहे थे उन्हीं के आगे पीछे घूमते, यानी वो गवर्नमेंट बन रहे थे। कहां बन रहे थे गवर्नमेंट? अलग अलग प्रांतों में। इसका सबका पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा ना, यूट्यूब में नहीं, यहीं क्लास में। एक बार चुनाव हो रहा है ये बस समझो। फिर इस चुनाव से मुस्लिम लीग को नुकसान होगा, इससे सांप्रदायिकता और भड़केगी, मुसलमान विभाजन करवा डालेंगे, ऐसा सब है। तो अभी चुनाव हो रहा है, कांग्रेस की पार्टी जीत रही है धुआंधार, राहुल गांधी वाली नहीं, उस समय वाली। हर जगह कौन जीत रही है? कांग्रेस। और कांग्रेसियों ने क्या बना ली? अपनी सरकार, अलग अलग प्रांतों में। अच्छा दिन आ गया, अच्छे अच्छे काम भी किए। अंग्रेज गए नहीं थे, लेकिन अब कहीं कहीं भारतीय भी क्या दिखने लगे थे भाई, शासक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में दिखने लगे थे। कुछ बेहतर निर्णय भी ले रहे थे। लेकिन सहसा दुनिया में छिड़ गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। जिस जर्मनी का अपमान हुआ था वर्साय की संधि से, 20 साल बाद वहां उस अपमान का बदला लेने के लिए एक व्यक्ति आ गया। उस व्यक्ति का नाम था हिटलर। और इतना पावरफुल हो गया हिटलर कि पूरी दुनिया हिलने लग गई हिटलर के आने से। तो ये अलग कहानी है वो, लेकिन इतना तो अब समझ में आ गया, हिटलर का नाम तो हर कोई जानता होगा। 1939 में शुरू हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। अब ये इसमें तीन शब्द बताऊंगा, इसी बस को लिखना। इस द्वितीय विश्व युद्ध में 3 देशों का गुट था, जिसको रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी कहते हैं। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी, तीनों का ग्रुप, रोम का, बर्लिन का, टोक्यो का। रोम मतलब इटली,
बर्लिन मतलब जर्मनी और टोक्यो मतलब जापान। इंग्लैंड नहीं, राक्षस, जापान। ये तीनों एक साथ थे और तीनों इतना पावरफुल तरीके से वर्ल्ड वार को जीत रहे थे कि लग रहा था ये तीनों देश दुनिया को जीत देंगे। इटली में था मुसोलिनी, जर्मनी में था एडोल्फ हिटलर और जापान में सैनिक साम्राज्यवादियों का एक समूह था जिसको हिरोहितो लीड कर रहा था। कितने नाम याद रखोगे। मेन भारत को प्रॉब्लम जापान से आएगी, पहले लिख लो, फिर एकदम इत्मीनान से समझा रहा हूं। इटली, जर्मनी, जापान तीनों एक साथ मिल गए। तीनों मिलकर के दुनिया में क्या चला रहे थे? वर्ल्ड वार। बहुत छोटा देश है जापान, बेहद लेकिन संगठित और मजबूत देश है। समझो ध्यान से, कौन कौन तीन देश एक साथ हैं? इटली, जर्मनी और जापान। अब किससे लड़ रहे होंगे? इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऐसे सब लोगों से लड़ रहे होंगे ना। और इंग्लैंड के गुलाम देश में सबसे पावरफुल देश कौन था? भारत। तो यदि इंग्लैंड को नुकसान पहुंचाना है तो मेन जरूरत है किसको नुकसान पहुंचाने की? भारत को, क्योंकि हमारे पैसे से ही इंग्लैंड कूद रहा था। इटली और जर्मनी वाले कहां लड़ेंगे? यूरोप में, इंग्लैंड वगैरह से। उनका दोस्त कौन है? जापान। उसको कहां पर हमला करने में ज्यादा मजा आएगा? भारत में, क्योंकि एकदम नजदीक है। भारत के नक्शा देखोगे तो भारत पे सेकंड वर्ल्ड वार का खतरा समझ में आ रहा है, जापान से है। क्यों है? क्योंकि वो इंग्लैंड का दुश्मन है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। और इंग्लैंड को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत कहां हमला करेगा? सॉरी, जापान कहां हमला करेगा? भारत पे। क्लियर है कि नहीं? सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, इंग्लैंड उसमें भाग ले रहा है और उसने बिना भारत के लोगों से कुछ पूछे ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत भी सेकंड वर्ल्ड वार में शामिल है, क्योंकि वो तो हमारे कंट्रोल में है। हम शामिल हैं तो ये भी शामिल हैं। भारत के लोगों को बुरा लगा, हमारा यहाँ मंत्रिमंडल बनाए बैठे हो, इतने सारे अलग अलग स्टेट में मंत्री हैं हमारे, कुछ तो पूछना था मंत्री लोगों से। तो बोले तुम लोग ऐसी मंत्री तो हो, हम बनवाए हैं, क्या पूछेंगे तुमसे। तो सारे मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस की सरकार गिर गई, जितने अलग अलग प्रांतों में बनी हुई थी। और कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने, भारत के सभी नेताओं ने वर्ल्ड वार में भारत को शामिल किए जाने का विरोध करना शुरू कर दिया। नहीं, ये गलत है करके, हम आपको सहयोग नहीं देंगे। अब इसके बाद जितना कुछ मिशन पढ़ते रटते होगे, क्रिप्स मिशन, बेवेल योजना, संविधान में यहां वहां, वो सारा कुछ भारतीयों को खुश करने के लिए आता था। यार हमारा साथ दो, यार हमारा साथ दो। ऐसा, एक बार तुम फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दिए थे, एक बार और साथ दे दो। हम बोलते थे एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, ऐसा चलता था। तो ये वर्ल्ड वार की कहानी है। अब वर्ल्ड वार की कहानी का सबसे गंभीर हिस्सा, इसीलिए देश के इतिहास से बेहद छेड़छाड़ हुई है कहा जाता है, सबसे गंभीर हिस्सा लगभग हिस्ट्री की किताब से गायब है, और वो गंभीर हिस्सा था आजाद हिंद फौज। बहुत डिटेल समझाऊंगा तब आप समझोगे, अभी हिंट दे रहा हूं, समझिएगा। आपने कल कॉपी में लिखा था 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा, याद है? हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। अगले वर्ष फिर अधिवेशन हुआ 1939 में जबलपुर के पास त्रिपुरी। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। कोई डाउट है? तो लोकप्रिय कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कोई डाउट इसमें भी? सीधे सीधे वोटिंग हुई है, पट्टाभी सीतारमैया हार गए। गांधी ने कहा उनकी हार मेरी हार है। तो कांग्रेस को लीड करने अब किसका जिम्मेदारी था? सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के सम्मान में त्याग पत्र दे दिया और एक नई पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक। पूरा लिखाऊंगा मैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में,
हो ही नहीं सकता मैं आपको ना पढ़ाऊं, हिस्ट्री पढ़ाते ही इसीलिए हूं। सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी बना ली, उनकी पार्टी का नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। यहां तक भी ठीक है, राजनीतिक घटनाक्रम कहलाता। लेकिन जब सेकंड वर्ल्ड वार चला तब फिर नेताजी का तीसरा नेत्र खुल गया। बोले ये भारत की आजादी का सबसे बड़ा मौका है। कैसे? अब भारत के सारे सैनिक जो भी आर्मी में थे वो ब्रिटेन की आर्मी में थे और उनको दुनिया भर में लड़ने भेजा जा रहा था, जहाज में, समुद्र में या किसमें, हवाई जहाज भी अब तक आ चुका था। बैठाल बैठाल के यहां वहां युद्ध करने भेजा जा रहा था। और जीत रही थी किसकी सेना? जर्मनी की, जापान की। और जो सेना हारती थी उसके सैनिकों को क्या कर लिया जाता था? अरेस्ट कर लिया जाता था। तो हजारों की संख्या में अंग्रेज भी अरेस्ट थे और उससे कई गुना ज्यादा कौन अरेस्ट थे? भारतीय सैनिक। कहां अरेस्ट थे? जापान वगैरह में। तो भारतीय सैनिकों के सामने, इसको और बहुत धीरे धीरे बताऊंगा ना, भारतीय सैनिकों के सामने एक सुअवसर रखा गया कि हम आपको छोड़ दे रहे हैं। बोले जापान वाले, जर्मनी वाले, इन लोग बोले आपको अरेस्ट करके क्या मिलेगा? हमारा शत्रु कौन है? इंग्लैंड है। आपको हम छोड़ रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप अपने देश पे आक्रमण करो। तो ये गलत बात था क्या? भारत वाले भारत पे आक्रमण करते? एकदम सही बात था भाई। क्यों नहीं करते आक्रमण? क्योंकि भारत पे कौन बैठा था? अंग्रेजों को भगाना था ना। आप अपने देश पर आक्रमण करो और अंग्रेजों को वहां से बाहर करो। ये था आजाद हिंद फौज। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। लंबी कहानी है, नहीं सुना सकता, 4 घंटा उसमें भी लगेगा मेरे को। आजाद हिंद, एक साथ सारी चीजें गडमड हो जाएंगी। ये कहानी गायब सी हो गई है इतिहास से। क्यों हो गई है खोजते रहना, मैं पूरा सुनाऊंगा आपको। और आप 2 मूवी जरूर देखो। एक नेताजी देखो, बालाजी टेलीफिल्म का वेब सीरीज, मेरी अगले लेक्चर से पहले, नई पीढ़ी के बच्चे हो और कहीं भी डाउनलोड हो जाएगा, सब हो जाएगा तुमसे। और एक देखो, नहीं यहां पर के लिए, अनफॉरगॉटन आर्मी, हिंदी में है। फॉरगॉटन आर्मी, ऐसी आर्मी जिसे भुला दिया गया। कौन सी आर्मी होगी वो? आजाद हिंद फौज। लाखों लोग मारे गए उस फौज के, हमारे देश को आजाद कराने के लिए। हमने भुला दिया। तो उस आर्मी का नाम क्या होगा? फॉरगॉटन आर्मी होगा ना? जानो तो सही है। ये वेब सीरीज है, मोस्ट हिट है। तुम लोग नहीं जान रहे हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है और हमारा भी दुर्भाग्य है। हर पीढ़ी को मैं बताता हूं। इसको देखिए। तीसरा, नेताजी, समझिएगा, इन चीजों को आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं। हर चीज जरूरी नहीं कि परीक्षा पास करने के लिए ही पढ़ा जाए। एक पढ़िएगा, नेताजी रहस्य गाथा, पूरी बुक आती है, कई बार मैं पढ़ा हूं, अनुज धर की बुक है। चूंकि आप बुक पढ़ने का ज्यादा क्या नहीं रखते, वो मेरा जो भी बुक आता है ना, किसके लिए? समीक्षा के लिए। किसमें? यूट्यूब चैनल पे। उसको तुम लोग प्रचारित करना। उसके पीछे बहुत अच्छा उद्देश्य रहता है, देश की जनता, भावी पीढ़ी, सबका भलाई, और कुछ नहीं। शायद ही तुम में से कोई पढ़ा होगा नेताजी रहस्य गाथा। कोई पढ़ा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? बहुत बड़ा तो इतिहास जानते हैं। अच्छा, विमान दुर्घटना हुई थी, ये भी नहीं जानते हो? 1944 में सब लोग इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से बता सकता हूं 1985 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं। और मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि अभी इतिहास में ऐसा आया नहीं है। आप इस पे रिसर्च कर लीजिए, यूट्यूब में जाइएगा, आज तक का एक वीडियो देखिए। कम से कम आज तक न्यूज चैनल को तो मानते होंगे, उसमें आप देखिएगा नेताजी का बक्सा नंबर 8 या 36 कुछ दिखाएगा। गुमनामी बाबा का बक्सा नंबर कितना, मैं आपकी उसमें ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। उसमें जितनी सारी चीजें मिली हैं गुमनामी बाबा के बक्से में, वो सारी चीजें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। उनका टाइपराइटर, उनका चश्मा, उनके घर का फोटो। वो 85 तक भारत में थे। क्यों सामने नहीं आए? सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे यदि तुम दिमाग लगाओगे तो। यानी जिस व्यक्ति को आजादी से पहले मरा हुआ समझ लिया गया, वो 85 तक भारत में जिंदा थे। उन्हें भगवान जी कहते थे लोग। ठीक, देखना, समझना, हिंट दे रहा हूं, खुद खोजोगे तो मजा आता है। और अनुज धर की पुस्तक नहीं देख पाओगे तो अनुज धर का वीडियो सीरीज देखना, बेचारा समझाता है
कि कैसे नेताजी की मौत नहीं हुई, कैसे वो जिंदा थे, कैसे उन्होंने विमान दुर्घटना का रूप दिया और कैसे भारत से बाहर चले गए, ये सब हम समझेंगे। एक तरफ हमारा देश क्या कर रहा है, गुमनामी करके भी फिर एक मूवी बनी है, ये सब उस पर बनी है, किस पर, फैक्ट पे बनी हुई है ना, गपशप नहीं है। एक तरफ देश क्या कर रहा है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहा है, और एक तरफ एक व्यक्ति इस देश को बचाने के नाम से भारत को छोड़ चुका है। कौन था वो? सुभाष चंद्र बोस। अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद करके रख दिया था। अब वो कलकत्ता के अपने मकान से निकलकर अफगानिस्तान होते हुए कहां पहुंच गए थे? जर्मनी। हिटलर से मिले थे। लोगों को लगता है गलत किए थे, इसलिए मिले थे ताकि भारत को क्या मिल जाए? आजादी मिले। भविष्य में बताया जाएगा इन सारी चीजों को। घटनाक्रम समझ गए? जो आपने लिखा है फिलहाल का समझ में आया? 39 से 45 क्या चलने लगा? सेकंड वर्ल्ड वार। 38 में लिखाया था कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी में अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इस्तीफा दे दिए तो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बार बार विरोध कर रहे हैं, हमको वर्ल्ड वार में मत घसीटो। आप यदि हमें वर्ल्ड वार में घसीटोगे, हमारे ऊपर हमला करेगा जापान। तुम्हारी गुलामी से तो ले दे के आजाद हो पा रहे हैं, अब हम किसके गुलाम बन जाएंगे? जापान के। इसलिए गांधी जी ने 1940 में अपने स्टाइल में शुरू किया व्यक्तिगत सत्याग्रह। एक आदमी बैठेगा, अभी वर्ल्ड वार चल रहा है, हम तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते अंग्रेजों, लेकिन अपने विरोध को दिखाना चाहते हैं। हमारे तरफ से एक व्यक्ति बैठेगा, वही पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होगा। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, फिर जवाहरलाल नेहरू, आदि आदि। छत्तीसगढ़ में रविशंकर शुक्ल। फिलहाल जानो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों किया गया? भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का विरोध दिखाने के लिए। दिमाग में बैठ रहा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, भारत को विश्व युद्ध में शामिल किया जाने का विरोध। ओके, देखो रोंगटे खड़े हो गए, लिख रहा है सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी पर। अभी बचा है बेटा, विथ फैक्ट लिखवाऊंगा नेक्स्ट मेगा क्लास में। इंग्लिश में लिखा है, मैं समझ गया हूं क्या लिखा है। हाँ, आगे देखो। अब 1942 क्रिप्स मिशन, ये अंग्रेजों की तरफ से भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया? इसका उद्देश्य था भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करने के लिए तैयार करना। एक बार हमारे तरफ से मरे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, आओ दोबारा मरो। ये क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। इसने आते ही कहा मेरे पास दो प्लान है, एक युद्ध काल में लागू होगा, एक युद्ध के तुरंत बाद लागू होगा। युद्ध के तुरंत बाद भारतीयों को हम औपनिवेशिक स्वराज्य देंगे, अभी भारतीय हमें सहयोग करें। समझ गए? प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए क्या है? अभी सहयोग करो। प्लान बी क्या है? युद्ध के बाद तुम्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे। दोनों प्लान का कोई सिर पैर नहीं है। एक तो तुम्हें सहयोग क्यों करें? मरने के लिए। दूसरा, तुम युद्ध के बाद हमको डोमिनियन स्टेटस दोगे, आज तक कुछ दिए हो? पिछली बार भी बोले थे और क्या कर दिए थे? जलियांवाला बाग। अब क्या कर रहे हो? फिर से सेकंड वर्ल्ड वार में ठगने आ गए हो, अभी कुछ नहीं दे रहे हो, कब बोलेंगे दे रहे हो? युद्ध के बाद। हम मांग चुके हैं पूर्ण स्वराज्य, तुम झुनझुना बजा रहे हो किसका? औपनिवेशिक स्वराज्य का। क्यों तुम्हारी बात को माने? इसलिए क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पूरे भारत के लोगों ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को कहा पोस्ट डेटेड चेक, भविष्य में मिलने वाला चेक। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा दिवालिया बैंक का चेक, जिसके पास खुद पैसा नहीं है वो हमको चेक काट के दे रहा है, जाओ जाओ मेरे खाते से पैसा निकाल लेना, खाता में तो कुछ है ही नहीं है। बात समझ में आ गया? क्रिप्स मिशन लौट गया बेइज्जत होके, और भारतीयों ने शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन।
हमारे ही देश का आंदोलन है, शान और सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए, फिर भी समझो। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका प्रस्ताव पास हुआ मुंबई के ग्वालिया टैंक में। इस आंदोलन के प्रस्ताव में भाषण देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों के लिए ये डू और डाई का समय है, करो या मरो। यदि अभी हम अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाएंगे तो हम जापान के गुलाम बन जाएंगे। अंग्रेजों के यहां रहने से हमारे देश को अब खतरा है। ये था भारत छोड़ो आंदोलन। बात समझना, यहां तक क्लियर है? पर अंग्रेज सतर्क थे, बोले तमाशा करते हैं भारतीय, युद्ध करने जाएं कि इनके आंदोलन को देखें। इसलिए जब हमने आंदोलन की तारीख बताई थी 9 अगस्त क्रांति कहलाता है ये, तो अंग्रेज पहले से तैयार थे। 8 अगस्त की रात्रि जब घड़ी में 12 बजता है 00, रात के 12 बजे 00, फिर वहीं से नया दिन शुरू होने लगता है। अगस्त की रात, 8 अगस्त की दरमियानी रात यानी मिडनाइट, एक तरफ एक तारीख एक तरफ दूसरी तारीख, 8 तारीख जा रहा है, 9 तारीख आ रहा है। 8 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हो गए, उन्हें पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व दूसरे दिन से जनता खुद करने लगी, स्वस्फूर्त आंदोलन हो गया। 3 बड़े समाजवादी नेता इस आंदोलन को लीड किए, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली और ऐसी कई लोग। इसे अगस्त क्रांति कहा गया। लेकिन फिर भी बच्चों, सम्मान तो हमें हर आंदोलन का करना है। हमारे देशवासियों का आंदोलन है, हमारे पूर्वजों का आंदोलन है। ये आंदोलन चल ही ठीक से नहीं पाया, खत्म भी हो गया। देश आखिर आजाद कैसे हुआ 5 साल बाद? अब ये सस्पेंस में छोड़ूंगा। फिर 42 के बाद 47 में देश क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। और कुछ मिलता है क्या इसके बाद तुमको हिस्ट्री में? क्यों नहीं मिलता? खोजो जाके, पूरा जितनी ताकत है, फिर मैं बताऊंगा। यहां तक पढ़ना है, ठीक है? 1942 क्रिप्स मिशन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। फिर इसके बाद लिख लो, तुम लोग बोलोगे कोर्स को अधूरा छोड़ दिए करके, जबकि मैं दूसरे ध्येय से ऐसा बोला हूं। तुम्हारे जैसा भी बदमाश आदमी दुनिया में नहीं है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1946 में आप पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन, पढ़ते हो कि नहीं? यहीं से तो संविधान की शुरुआत होती है। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये सब आए। फिर भारत के लिए संविधान बनाने का काम हुआ, अंतरिम सरकार बनी। और एक तरफ जिन्ना अड़े बैठा था कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, पहले मांग के चाहिए बोल रहा था, फिर उसने नारा दिया लड़ के लेंगे पाकिस्तान। और ये नारा इतना खतरनाक होते गया कि 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने घोषित कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे का क्या मतलब था? जहां जो हिंदू दिखे उसे मार दो। कत्लेआम शब्द हिस्ट्री में आता था, इसे रिपीट कर दिया जिन्ना। डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्या मतलब हो रहा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का? सीधा सीधा मारो। तो देश में जब हिंदुओं को मारा जाएगा तो हिंदू मुसलमानों को फिर मारना शुरू करेंगे और बड़ा भीषण दंगा शुरू हो जाएगा। और देश की आजादी विभाजन का दर्द लेकर के आएगी। विभाजन पहले होगा, आजादी बाद में आएगी। पहले पाकिस्तान बनेगा, फिर भारत बनेगा और देश 47 में आजाद होगा। ये कुछ आपने समझा है। अभी और भी चीजें इसमें एड ऑन होनी ढेरों बाकी है, लेकिन एक पूरी पिक्चर आप 1885 से 47 तक का आज मेगा क्लास में क्लियर कर पाए। अब इसके बाद जो जो इस क्लास से भग गए हैं दुर्भाग्यशाली, वो बोलेंगे क्या पढ़ाते हैं ना, क्या समझ में तो आया ही नहीं करके, क्योंकि मैं लिखाने शुरू कर दूंगा। और मेरे को सबसे ज्यादा बदनाम करते हैं, तिवारी सर लिखवाते हैं। मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है यार, ये चीजें तो कहाँ चलती हैं दिमाग में। नोट्स बनवाता किसके लिए हूं? तुम लोगों के लिए। अब गायब हो जाओगे जिस दिन आदमी को क्लास लेना है, फिर कहां से समझ में आएगा?
अभी का घटनाक्रम हार्डली 5 मिनट बचा है, 12 बजे राइट छोड़ देंगे। दोहरा लो, कहां से कहां तक का है? 22 में चौरा चौरी, 22 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति, 22 में गया अधिवेशन, अध्यक्ष CR दास, 23 में स्वराज्य पार्टी, CR दास और मोतीलाल नेहरू, 24 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्रांतिकारियों की संगठन और काकोरी ट्रेन डकैती। नहीं लिखे हो ना, अभी लिखना है, ऐसी बताया। 27 साइमन कमीशन, 28 नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना का फार्मूला, 29 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य आजादी का झंडा, 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस, 12 मार्च 1930 दांडी मार्च, 6 अप्रैल 1930 नमक कानून तोड़ा गया, छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल, दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी, गुजरात में सरोजिनी नायडू, नागालैंड में रानी गेडिल्यू, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे और नेता जिनमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बहुत सारे लोग शामिल हैं। पूरे भारत में क्या चला? सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला दौर इसका कैसे रुका? गांधी इरविन समझौते से। कब हुआ गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 31, तीसरा 32। कांग्रेस ने कब भाग लिया, गांधी ने कब भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। रेमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा 1932, कम्युनल अवार्ड। इसलिए गांधी का पूना की यरवदा जेल से आमरण अनशन, गांधी अंबेडकर समझौता। गांधी का हरिजन उद्धार के लिए भारत का दौरा। 33 में छत्तीसगढ़ आगमन, 1935 में 1935 का अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में चुनाव, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का बनना। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। भारत को शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1942 क्रिप्स मिशन। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। प्रस्ताव आया बंबई के ग्वालिया टैंक, PSC में आया हुआ है। गांधी ने नारा दिया, करो या मरो। ऑपरेशन जीरो आवर, प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी। आंदोलन का नेतृत्व किया JP जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और बहुत से लोगों ने। इधर नेताजी सुभाष चंद्र देश से बाहर हैं, वो एक फौज का लीडरशिप लेने गए हैं। बहुत बड़ी, बहुत विशाल फौज बनी है। उस फौज का नाम है आजाद हिंद फौज। वो भी चीजें हम अलग से पढ़ेंगे। कहां पर वो सब पढ़ेंगे? पहले क्रांतिकारियों का आंदोलन पढ़ेंगे, फिर वहां से रिलेट करके कहां पहुंचेंगे? आजाद हिंद फौज तक। क्योंकि जो क्रांतिकारी ही थे ना, रास बिहारी बोस, वो क्रांतिकारी थे। हल्का सा हिंट दे रहा हूं। जब दिल्ली में दरबार हुआ लॉर्ड हार्डिंग का, राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई, उसको अमल में लागू करने के लिए हार्डिंग जुलूस निकाला। उस जुलूस के ऊपर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने, और रास बिहारी बोस बम फेंकने के बाद पकड़ाए नहीं थे। हाँ, जानबूझकर भाग गए थे। भगत सिंह ने गलती की थी, नहीं देना था अंग्रेजों के सामने गिरफ्तारी। बम फेंक करके भगत सिंह खुद खड़े रहे। कहां खड़े रहे? असेंबली में। ये स्टोरी पूरा बताया जाएगा। रास बिहारी बोस ने बम भी फेंका और वहां से भाग गए। भागे मतलब फरार नहीं हुए, जानबूझकर चले गए। और वही लीड कर रहे थे आजाद हिंद फौज को। रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, फूजीयामा, सबका नाम बताऊंगा। इन लोगों ने फौज बना ली थी और ससम्मान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाया था, आइए इस विशाल सेना का क्या करें? नेतृत्व करें। ये सब कहानी क्या है? क्रांतिकारियों से डायरेक्ट कनेक्शन है किसका? आजाद हिंद फौज का। ये कहीं से एक भी फैक्ट आपको मैं इस बना के कोई भी बात आपको पढ़ाते कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर हूं और इतिहास की जिम्मेदारी क्या होती है?
सत्य को सामने लाना। एक भी फैक्ट आपको यदि मेरा ईयर वाइज डेट वाइज यहाँ पर गलत मिलेगा, मैं अपने मन से कुछ बता दिया हूं तो क्रॉस चेक करना। अभी बहुत सी चीजें जानना आपको क्या है बाकी है, देखते हैं कब वक्त मिलता है। मेन सिलेबस तो लगभग आपका क्या हो गया, लेकिन इतना ही पढ़ना और बाकी है, लगेगा 4-5 दिन, करे ना और अच्छे से। ठीक, आज के लिए धन्यवाद, इतना ध्यान से जो पढ़े हो। आज का क्लास बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, ओके धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। ठीक है बेटा। हाँ यार, इन सब चीजों को आपको बताना रहता है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। बहुत लोग नहीं जान रहे हैं देश का इतिहास, ट्राई करेंगे इस पे कुछ बना के या इस लेक्चर को यूट्यूब पे डाल के, ताकि बाकी लोग भी क्या कर पाए, जान पाए। देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप लोग जान गए, इतना ही काफी है।